अच्छा हुआ मेरे पापा दुनिया से चले गए। कौन पिता चाहेगा कि जिसके बच्चे को बोला जाए कि तुम्हारा बच्चा एक हिजड़ा है। जब मैं बाथरूम में नहाया करती थी या जब मैं अपने कपड़े बदला करती थी, आत्मा शरीर से नहीं मिल पा रही है। ये वो शरीर है जो मुझ पे थोपा गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय ऐसा समुदाय होता है जो स्वयं का नामकरण खुद करता है। एक आग मुझे थी कि मुझे परिवर्तन करना है। देवेंद्र से देविका बनाना तो डॉक्टरों ने कर दिखाया। शारीरिक रूप से आप कुछ और हैं, ये ट्रिगर कब करता है? मेरे घर में पहला बड़ा बेटा आया है। हम ये जानने को तैयार ही नहीं है अमूमन हमारे बच्चे को क्या पसंद है। तुम उस सब तबके से आते हो जिसकी शक्ल देखना भी हम लोगों के लिए पाप है। एक आंचल में अगर हम लोग अपने आप को समेट लें तो माँ का आंचल हो और उससे बड़ी छत ना हो। क्या आप भी वहीं गई? मम्मी मुझे घुटन हो रही है, मुझे ये पैंट शर्ट नहीं पहनना। जब वो बाजार जाती थी या नाना नानी के यहाँ जाती थी, मैं उनके कपड़े पहन के घर में घुमा करती थी। टकराव तो ऐसा था सर कि ये हाथ में आप देख रहे हैं, मैंने वॉशरूम में जाके अपने हाथ की ये नस काट ली थी। अगर देवेंद्र नहीं मरता तो देविका नहीं पैदा होती। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की पॉडकास्ट की एक खास सीरीज। अमूमन इस पूरी सीरीज में हम समाज के अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग विशिष्ट विशेषताओं के लोग और समाज के लिए, समाज के बीच में रहकर उनके लिए लड़ने वाले और समाज को आगे बढ़ाने वाले लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा सा खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनमें ये सारी खासियतें तो हैं। वो समाज के लिए भी लड़ रही हैं, वो समाज के लोगों के लिए भी लड़ रही हैं। लेकिन खास इसलिए है क्योंकि इस पूरी लड़ाई से पहले उन्होंने एक और लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई थी शायद खुद से लड़ने की। आपको लग सकता होगा कि लोग खुद से कैसे लड़ सकते हैं, पर ऐसा होता है। पर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको बात करनी होगी उनसे जो आज अमर उजाला उत्तर प्रदेश के इस पॉडकास्ट सीरीज की खास मेहमान है। मेरे साथ देविका जी मौजूद हैं। देविका जी, मैं सिर्फ वो नाम कह रहा हूं जो आपने खुद से लड़कर अपने लिए पाया है और अपने आप को दिया है। पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि देविका के देविका बनने की कहानी क्या है? सबसे पहले तो वो आपके चैनल के माध्यम से और आज इस पॉडकास्ट सीरीज में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि इस प्रश्न का उत्तर दे पाना मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी की हर कहानी बताने जैसा है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप उसका नामकरण करते हैं, उसके माँ बाप उसको वो नाम बताते हैं, दुनिया उसे बताती है कि तुम्हारा नाम क्या है। पर ट्रांसजेंडर समुदाय ऐसा समुदाय होता है जो स्वयं का नामकरण खुद करता है। और मुझे लगता है देवेंद्र से देविका बनने का सफर जो एक दिन की यात्रा नहीं थी, जो यात्रा मुझे लगता है आज मैं 34 वर्षों की हो गई हूँ, तो 34 वर्ष की जो यात्रा है देवेंद्र से देविका बनने की, वो इतनी सहज नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा था, शायद उसे मैं नारीत्व कहना चाहती हूँ, चाहे मैं उसे कहना चाहती हूँ कि कुछ एक आग मुझे थी कि मुझे परिवर्तन करना है। एक चाह मुझे थी कि जो ईश्वर ने नहीं किया मुझे खुद के लिए करना है। और देविका को देविका बनाना, देवेंद्र से देविका बनाना तो डॉक्टरों ने कर दिखाया, पर देविका से देविका बनाना, उसके लिए एक बहुत लंबी यात्रा, एक बहुत लंबी लड़ाई और एक बहुत बड़ी कुर्बानी मुझे लगता है कि शायद मैंने दी। और मैं खुश हूँ, साहसी हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ कि मैं कर पाई। वरना कितने ऐसे लोग हैं मेरे समुदाय विशेष के जो आज भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं और आज भी स्वयं की लैंगिकता, स्वयं की पहचान को ना वो जाहिर कर पा रहे हैं, ना वो किसी को बता पा रहे हैं। मैं यही बात करना चाहता जो आपने कहा कि देविका को देविका बनाना एक संघर्ष है, देवेंद्र से देविका की खोज करना भी एक संघर्ष है। बनाया शायद डॉक्टरों ने जैसा आपने कहा, लेकिन वो खोजना भी एक संघर्ष होगा। दर्शकों के लिए जो इन्होंने एक शब्द कहा वो भी रख देता हूँ कि आप एक ट्रांस वुमन है, यानी कि जब आप इस दुनिया में, जब आपका जन्म हुआ तो एक पुरुष का शरीर था, लेकिन समय के साथ देविका जी को ये समझ आया कि शरीर पुरुष का हो, लेकिन उनमें जो इन्होंने खुद एक शब्द कहा, बड़ा खूबसूरत सा शब्द है कि इनमें नारित्व है। उस नारित्व की खोज की किसी भी बच्चे को। और मैं दो तरह के दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। एक वो जो शायद इस कश्मकश से जूझ रहे हों,
और दूसरे वो जिनके आसपास कोई इस कश्मकश से जूझ रहा हो। तीसरे हमारे वो सामान्य दर्शक हैं, वो प्रबुद्ध दर्शक हैं जो इसके जरिए शायद अपनी जानकारी बढ़ाएं। किसी भी बच्चे के लिए देविका जी, पहला ट्रिगर पॉइंट क्या होता होगा जब उसको लगता होगा, क्योंकि हम जिस समाज में होते हैं, मैं थोड़ा सा सवाल बड़ा कर रहा हूँ, हम जिस समाज में होते हैं, मैं पैदा हुआ लड़का हूँ, मेरी माँ जो बचपन में होता था कि गालों को यूं पकड़ती हैं और एक किनारे की कंघी हो जाती है। छोटी उम्र तक हाफ पैंट पहनी, शर्ट पहनी, स्कूल चले गए। आप तैयार होते हैं, आप बॉयज स्कूल में ही होते हैं, आप वही खेल खेलते हैं जो तमाम लड़के खेलते हैं। उसके बीच में आने वाली अनिच्छाओं को कई बार माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे को बुली किया जा रहा होगा, अच्छा नहीं खेलता होगा, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसको तो भी नहीं स्वीकारेंगे अगर वो शायद शारीरिक रूप से मोटा है, तो भी नहीं स्वीकारेंगे अगर वो अच्छा क्रिकेटर या अच्छा प्लेयर नहीं है, तो भी नहीं स्वीकारेंगे अगर वो हकला है। तो माँ बाप को लगता है कि कोई और कमजोरी है। ये शारीरिक रूप से आप कुछ और हैं, ये ट्रिगर कब करता है? जब हम छोटे होते हैं तो मुझे लगता है मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, जब तक हम 9 और 10 वर्ष के होते हैं तब तक तो सामान्य रहता है। जैसे ही आप अपने एक किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, किशोर अवस्था यानी जो पहले की किशोर अवस्था, 12वीं और 10वीं की किशोर अवस्था नहीं, जो 8वीं से 9वीं और 10वीं क्लास की जो किशोर अवस्था होती है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है। 11-12 साल, 11-12 साल या 12 साल तो कम होगी, आई थिंक 13-14 साल आप टीन हो जाते हैं हाँ जब। हाँ ठीक। और कुछ गलत हो रहा है मतलब शरीर के साथ। तो जैसे जब मैं 14 साल की थी और जब मैं बाथरूम में नहाया करती थी या जब मैं अपने कपड़े बदला करती थी, उस समय मेरे लिए बड़ा असहज हो जाता था अपने आप को उस शरीर में देखना, क्योंकि ईश्वर ने शरीर को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दी, मन को छोड़ दिया, और आप ये देखिए कि आत्मा शरीर से नहीं मिल पा रही है। मतलब कुछ ऐसा है जो हर रोज आपको कचोट रहा है, हर रोज आपको दबा रहा है, हर रोज आपको ये मजबूर कर रहा है कि शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी, आज रात में अपनी जीवन लीला खत्म कर लूंगी, मुझे नहीं जिंदा रहना है, मुझे इस शरीर में नहीं रहना, मुझे घुटन हो रही है, क्योंकि वो शरीर नहीं है जो मैं चाहती हूँ, ये वो शरीर है जो मुझ पे थोपा गया है। जब मैं पैदा हुई तो घर वालों को लगा कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, घर में बड़ी मंगलिक खुशियां हुई, बड़े लोग खुश हो गए। मेरे पिताजी ने तो वैष्णो देवी की यात्रा तक बोल दी कि मेरे घर में पहला बड़ा बेटा आया है। पर उनको खैर कहाँ पता था कि जिसको आप बेटे की तरह, वो कितनी बड़ी विषमताओं से लड़ रही एक बेटी है। पर सामाजिक सरोकार, मैं सरोकार नहीं बोलूंगी, सामाजिक जो रूढ़िवादिता है वो इतनी मुखर है कि हम ये जानने को तैयार ही नहीं है अमूमन कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है और ये घरों में क्या होता है। आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ सर कि जब हम आपने देखा होगा जब हम 11वीं में आते हैं 10th के बाद, तो आपने देखा होगा माता पिता अपनी इच्छाएं उस बच्चे पे थोप देते हैं। तुमको मैथमेटिक्स लेना है, तुमको बायोलॉजी लेना है, तुमको ह्यूमैनिटीज लेना है, और उनके सपने देखना शुरू हो जाते हैं। वो मतलब जो वो खुद में नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं। उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारा वो कजिन या तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, तो तुमको भी बनना है, तुमको भी मैथमेटिक्स लेना है। पर क्या कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? मैंने तो कभी नहीं चाहा था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे देवेंद्र के नाम से जाने, क्योंकि मैं देवेंद्र थी ही नहीं, मेरी पहचान तो देविका की थी। पर समाज ने मुझे बताया कि तुम देवेंद्र हो, और फिर उसके बाद समाज का नजरिया ऐसा बदला। जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करी देवेंद्र से देविका, तो समाज ने मुझे बताया कि ना तो तुम पुरुष हो ना महिला हो, तुम उस सब तबके से आते हो जिसकी शक्ल देखना भी हम लोगों के लिए पाप है, जिसके बारे में हम बात तक मतलब कितनी सहज बात होगी असर कि लोग अपने बलात्कारी बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, लोग अपने मर्डरर बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी महिला के बच्चे ने मर्डर कर दिया है, वो कहती है कि आज मुझे हाई कोर्ट जाना है, आज मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, मेरे बच्चे की जमानत करानी है। पर जैसे ही किसी बच्चे की बात होती है जो ट्रांसजेंडर समुदाय से ताल्लुक रखता है, या ट्रांसजेंडर में किन्नर समुदाय से या किसी और समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसके बारे में बात आते ही चुप हो जाते हैं।
टीवी में कोई ऐसा दृश्य आता है, क्योंकि सिनेमा ने तो हम लोगों को मतलब कहते हैं ना गुंडा, और सिनेमा ने तो हम लोगों की मतलब सच बताना चाहती हूँ छवि कि जो जो खराब जो बनाया है, जिस तरीके से हमारा अभिनय, हमारा पात्र या हमारा अभिनय करके जो व्यक्ति दिखाते हैं, वो इतनी अमर्यादित, इतनी गंदी घिनौनी छवि पेश करते हैं कि खुद से घृणा हो जाती है। देविका जी, अब मैं समाज या फिल्मों तक दूर जाऊं उससे पहले मैं वापस जो 13-14 साल की उम्र में आपको लगा कि नहीं मैं एक गलत शरीर में हूँ, मुझे या किसी भी बच्चे को हमने बचपन से पढ़ा कि कुछ चाहिए हो तो पहला गो टू प्लेस होता है हमारी माँ। और आपकी शायद मैं एक तस्वीर यहाँ बीच में लगाऊं कि आपके हाथ में एक टैटू है जिसमें आपने माँ ड्रॉ करवाया हुआ है। क्या आपने भी वो पहला गो टू प्लेस ही आजमाया था कि नहीं मेरे मन में जो कुछ चल रहा है, जो आपने कहा जो घुटन हो रही है, अगर आप ही के शब्द में लूं तो शायद इस घुटन को दूर करने के लिए जो सबके पास होता है कि एक आंचल में अगर हम लोग अपने आप को समेट लें तो माँ का आंचल हो और उससे बड़ी छत ना हो, क्या आप भी वहीं गई? हाँ, इस उस प्रश्न का उत्तर देते में मैं बहुत पुरानी चीजें मैं चली गई, और मतलब लाइक वो मुझे बहुत रिवाइज हो गया, वो आपने मेरे सामने वो प्रतिबिंब ला दिया आज से 20 वर्ष पुरानी चीज। हम्म, एक रात मुझे बचपन से उत्कर्ष सर बड़ा शौक था, मतलब लाइक जब मम्मी घर पे नहीं रहती थी तो मैं उनकी, जब वो बाजार जाती थी या नाना नानी के यहाँ जाती थी, मैं उनके कपड़े पहन के घर में घुमा करती थी। मेरी जो बुआएं थी, जो अनमैरिड थी, पड़ोस की जो बुआएं थी, उनके फ्रॉक सूट सूखे करते थे, घेर वाले फ्रॉक सूट थे, मैं चोरी करके ले आती थी, मैं घर में पहनती थी, और आपको जान के खुशी होगी मैं सीढ़ियों से ऊपर चलती थी और नीचे आती थी, ऊपर चलती थी, और क्यों आती थी मैं उस फ्लेयर को देखना चाहती थी जो पीछे से आ रहा है, यानी वो नारित्व की पराकाष्ठा, वो औरत मुझे झकझोर रही थी कि तुम ये हो। और उसी वर्ष वही से जब पहली बार मैंने बताया कि मम्मी मुझे घुटन हो रही है, मुझे ये पैंट शर्ट नहीं पहनना, तो उनके लिए बड़ा अजीब था। और उन्होंने, जब पहली बार मैंने उनसे कहा कि मैं इस शरीर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहती, मैं नहीं पहनना चाहती हूँ कि मुझे दुनिया ये कपड़ों में देखे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप हंसेंगे सर कि ये क्या है, और ये कैसा पागलपन, कैसा जुनून, कैसी मतलब कैसी एक इच्छा थी, एक प्रबल निष्ठा थी कि जो लालित्य और लावण्य मेरे अंदर था, जो नारित्व जो मेरे अंदर था, जो जो एक फेमिनाइन ऊर्जा जो मेरे अंदर थी, कि मतलब मैं सोचती भी महिला की तरह थी। मतलब सोचिए, एक बच्चा जिसका जन्म एक पुरुष के शरीर में हुआ है, और उसकी सोच तो नहीं हो सकती ना, मेरी तो सोच भी महिलाओं की, मतलब आत्मा तो थी, अगर मैं सोच भी नहीं हूं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं करूंगा। मैं हमेशा से सोचती थी मैं खाऊंगी, मुझे कल उस मेले में जाना है, मैं वहां जाऊंगी। क्या आपकी सोच और आपका शरीर आपस में टकरा रहा था एक दौर तक? टकराव तो ऐसा था सर कि ये हाथ में आप देख रहे हैं, कैमरे में आप देख लीजिए। एक रात मैं बहुत परेशान हो गई थी, और बहुत टूट गई थी मैं, और मुझे लगा कि अब मुझे मेरी जीवन लीला खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझसे नहीं सहा जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझसे झेला नहीं जा रहा था कि अम, कि किस तरीके से एक एक मुझे 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 वो हंसती हुई आंखें, वो घूरती हुई निगाहें, वो डर वो सह मुझे इतना घबराता था कि मैंने कहा अब नहीं, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं था। न ना ना परिवार सुनने को तैयार है, ना समाज सुनने को तैयार है, दोस्तों को बता रही हूँ तो वो हंस रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, स्कूल के टीचर तक को नहीं पता था। अब तो भी टीचर इतने सेंसिटाइज हो गए, उस वक्त तो टीचर्स को यही नहीं पता था कि मेरे अंदर बात क्या है। तो एक रात मैंने वॉशरूम में जाके अपने हाथ की ये नस काट ली थी, और उसी वक्त बहुत ब्लड निकला, मैं बेहोश हो गई, और मेरी माँ मुझे तुरंत अस्पताल लेके भागी, 12 टाँके मेरे हाथ में आए, और मैंने कहा कि, पर कहते ना कि सर कुछ इस देवेंद्र से देविका बनना था ना, देविका को पैदा होना था और देवेंद्र को मरना था। अगर देवेंद्र नहीं मरता तो देविका नहीं पैदा होती। तो देवेंद्र को मरना कैसे था, उस पहचान को कैसे मरना था, मुझे मुझे खुद से खुद को मिलना था, और उस पहचान के लिए
मैंने जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता था वो रात जिस दिन मैं अपने घर से 20 रुपए चोरी करके भागी थी। उससे पहले एक लाइन में मुझे वो बताइएगा, जब आप अपनी माँ को ये कहा कि आप उस शरीर में मिसफिट हैं, आपको घुटन होती है उस शरीर में, क्या जवाब उन्होंने दिया था? उन्होंने जवाब सबसे पहले कहा तुम पागल हो चुके हो, और मेरे गाल पे एक थप्पड़ खींच के मारा और कहा चुप चल अंदर, और वो मुझे मार के अंदर ले गई और मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। और मैं ये किस 14 साल की उम्र की बात है, जब मैं 9th में थी, जब घर छोड़ने से कुछ दिन पहले, और आधा घंटे में बाथरूम में गेट खटखटा रही हूँ, प्लीज मम्मी मुझे निकाल दो, मम्मी मुझे निकाल दो, मम्मी मुझे निकाल दो, और वो निकाल नहीं रही है। मैं उस बाथरूम में ही हूँ, और उनके लिए वो गलत, मैं गलत तो नहीं बोलूंगी वो गलत कर रही थी, उनके लिए था कि शायद ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा शरारत कर रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया। पर वो जो घुटन थी ना सर, वो मेरे दिल में ज़हन में इतनी हावी हो गई कि आज भी उस चीज की वजह से मैं लिफ्ट में जाने से डरती हूँ। क्योंकि बचपन में जिस तरीके से मुझे गेट बंद किया जाता था बाथरूम में, वो घुटन, वो डर मुझे इस तरह मेरे ऊपर हावी हो गया कि आज भी मैं लिफ्ट में जाने से डरती हूँ, मुझे डर लगता है। आप जब बाहर निकले, उससे पहले एक सवाल और पूछूंगा। कोई भी बच्चा 13-14 साल का अगर अपना घर छोड़ रहा है, दो ही चीज़ों में साइकोलॉजिकली जो कहा जाता है, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो हम पढ़ते देखते हैं, एक, वो अपने आसपास हर चीज़ से या तो हताश हो चुका है, या कई बार वो बाहर जाने के बाद जो नुकसान होंगे उस भय का आइडिया नहीं होता। जो हम कहते हैं कि छोटे बच्चे चले जाते हैं, नुकसान बाद में होते हैं। आप अगर हताश होकर गई, पहले तो आप ये बताइए कि आप किस कारण से ज्यादा गई, कि आप आसपास सबसे हताश होकर या आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए? मैं हताश भी हुई और मुझे खुद से खुद को मिलाना था, क्योंकि एक रात की बात है जब घर में लड़ाई हुई, जिस रात बहुत इशू हुआ, जिस दिन मैं भागी, तो उस दिन मेरे कजिन ने, क्योंकि वो शराबी किस्म का था और उसके हाथ में एक बियर का बॉटल लगा हुआ था, और मैं जब बहुत जोर से ऊधम मचा रही थी तो उसने बेल्ट उतार के मुझे पहले तो बहुत मारा, मेरे कजिन ने। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो हिंसा की जो पराकाष्ठा है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होती है, शायद वो मैंने जो झेली है शायद कोई नहीं झेल सकता। तो पहले उसने मुझे मारा और वो बियर पी के आया था, उस बियर से की बोतल उसने मेरे सर में मारी, और जब मुझे खून निकला ना तो मैंने कहा मुझे ये लोग जान से मार देंगे। मैं तो डर के मारे भागी हूँ वहां से। मैंने कहा क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे। मैं खून से लथपथ नहा रही थी, मुझे आज भी याद है, और मैं घर से भागी, और मुझे आज भी याद है जो मेरे पास था, तो कह लीजिए एक्सप्लोर तो नहीं कहूंगी, डर था, खुद से खुद को मिलाना था, और जान की परवाह थी। क्योंकि ये लोग, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और वो भी ऐसे ब्राह्मण परिवार जो कट्टर ब्राह्मण फैमिली थी, जिसमें वॉशरूम की चप्पलें अलग, किचन की चप्पलें अलग, घर में साफ सफाई, और मतलब एक सारे नियम जो वो अपने वो बोलते हैं रिचुअल्स उनके। बिल्कुल। और जोर से आप बात नहीं कर सकते, आप पैर नहीं पटक सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब एक डिसिप्लिन। और मेरे जो दादाजी थे वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर थे, और मेरे पिताजी जो थे ही वॉज अ वेरी, कहते हैं कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन थे वो, मतलब ऑल्दो वो किसी पार्टी या विचारधारा से नहीं थे, पर पॉलिटिशियन थे। और पर गनीमत ये है कि मैंने तो उनको नहीं इतना सह पाई, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनका देहांत हो गया था। तो कभी कभी मैं अपने पॉडकास्ट में और पॉडकास्ट में आपने ये बात सुनी होगी कि मैंने यहाँ तक बोला है, मैंने ये तक कहा है कि अच्छा हुआ मेरे पापा दुनिया से चले गए, क्योंकि मैं आज डरती हूँ कि जब मेरे भाइयों ने, मेरे कजिन ने जब मेरे साथ ये किया, तो काश अगर मेरे पिता होते तो मुझे लगता है वो तो मुझे जान से ही मार देते हैं। क्योंकि कौन चाहेगा, कौन पिता चाहेगा कि जिसके बच्चे को बोला जाए कि तुम्हारा बच्चा एक हिजड़ा है, तुम्हारा बच्चा एक किन्नर है, तुम्हारा बच्चा एक ऐसा है। क्योंकि लोगों को तो आज भी ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन नहीं मालूम, लोगों को तो यही नहीं पता कि उभयलिंगी व्यक्ति होते क्या है। दीपिका जी, जब आपने घर छोड़ा, अब उस जर्नी पर चलते हैं, घर के उस ट्रॉमा, उस परेशानी को हमने देखा। घर छोड़ने के बाद कोई आजादी मिली, या एक कुएं से निकले और उससे बड़े कुएं में, उससे ज्यादा गहरे अंधकार में आप आ गई? मुझे लगता है कि घर जब मैंने छोड़ा तो मैंने अपना नजरिया बदला दुनिया को देखने का। मेरे लिए तो दुनिया बड़ी अच्छी सी थी। अच्छी सी क्यों? क्योंकि बाजार जा रहे हैं तो मम्मी के साथ जा रहे हैं, दादा दादी के साथ घूम रहे हैं, बुआएं बहुत प्यार करी, नानी के घर जाना है वहां प्यार मिल रहा है, चॉकलेट्स मिल रही है, शाम को आइसक्रीम खाने को मिल रही है, तो दुनिया सुंदर दिख रही है ना, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ खराब ही नहीं है। बाजार में जा रहे हैं तो महंगे महंगे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, खाने के लिए इतना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है?
उसकी छोटी छोटी जरूरतें, खेलने के लिए इतना सारा सामान मिल रहा है। और आपको जान के हंसी आएगी कि 10 साल तक तो मम्मी फ्रॉक पहना दिया करती थी। 10 साल तक तो मम्मी गुड़िया खरीद के देती थी। जैसे मेरे भाई के लिए, मेरा छोटा भाई है, उसके लिए अगर बैट बॉल आया या जो रैकेट आए बैडमिंटन खेलने के लिए, तो मैं कहती, क्योंकि मुझे तो शौक नहीं था ये बैडमिंटन और ये क्रिकेट और ये बहुत सारी चीजें, बट मुझे गुड़िया गुड्डों से खेलना पसंद था, घर घर खेलना पसंद था। मैं अपनी कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चों की माँ बनती थी। मैं ऑफिस ऑफिस खेलती थी, जहाँ पे मैं ये बातें करती थी कि ऑफिस में कैसे जो पर्सनल असिस्टेंट होती है, सेक्रेटरीज होती हैं, ये सारा काम मुझे बहुत पसंद था। उस जमाने में ऑफिस ऑफिस करके सीरियल भी आता था, आपको पता है, और हम पाँच करके आता था। तो वो वहां पे जो लड़कियां होती उसके थी, कैरेक्टर उसके कैरेक्टर बहुत, और वो भी फीमेल कैरेक्टर। और शांति से मैं बड़ी प्रभावित थी। एक मंदिरा बेदी का एक सीरियल आता था शांति, आपको पता है, तो शांति में जो वो उसका था, उसके जैसे मैं कैरेक्टर को मैं सोचती थी कि मैं ऐसी हूँ शायद। तो फिर बाहर जाकर क्या हुआ? फिर मैं बताती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जब एक रात 11:30 बजे वाक्य होने के बाद मैंने घर से 20 रुपए चुराए, कपड़ा मैंने कुछ नहीं लिया, मैं रात को भाग गई। मेरा जन्म धौलपुर राजस्थान में हुआ है। एक छोटा सा शहर है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, काफी पिछड़ा हुआ है, स्टिल अभी भी प्रयास में है बहुत डेवलप होने में। तो वहां से उस जमाने में महाकौशल एक्सप्रेस आती थी। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि बहुत पुरानी बात है, महाकौशल थी या मालवा थी, इनमें से कोई एक्सप्रेस थी। उससे मैं बिना टिकट के बैठ के जनरल डिब्बे में दिल्ली पहुंची। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरी। पहला दिन रोने धोने में गया, दूसरे दिन मेरे पास जो पैसे थे उससे मैंने खाया, तीसरे दिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं डरी सहमी सी वहां बैठी हुई थी, और इसी बीच में मेरे ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि ये समुदाय के व्यक्ति अपने समुदाय के व्यक्ति को आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि उसी बचपन से वो गुजरते हैं। उनको शायद उस फेस एक्सप्रेशन से उस आप किन विचारों में हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो उस दौर से गुजरते हैं ना, तो जब वो उस दौर से गुजरते वो हैं रिलेट कर पाए। और उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, एक कट चाय और बिस्किट्स मुझे ऑफर हुए। मैंने एक कट की जगह 2 चाय पी ली, भूख लगी थी, बिस्किट का पैकेट लिया, और वहां से मेरी यात्रा भिक्षावृत्ति के जंगल पे शुरू हो गई। 6 महीने मुझे मेरे बाल बढ़ाने में लगे। मुझे एक डेरे में ले जाया गया, जहां पे एक सो कॉल गुरु अम्मा एक बड़े आलीशान बेड पे लेटी हुई थी। आते ही मुझे बता दिया गया कि जमीन तुम्हारी बिछौना है और यहां तुमको रहना है। जब सब खा लेंगे, सबके झूठे बर्तन तुम्हें साफ करने हैं, रात को 4 बजे तक उनके पैर दबाने हैं, उसके बाद तुम्हें रोटी खानी है। और जब तक गुरु अम्मा सो नहीं जाती थी, तब तक मुझे उसके पैर दबाने पड़ते थे। उनके सो कॉल बॉयफ्रेंड्स रहा करते थे, उन लोगों की खिदमत करनी पड़ती थी। और एक रात की बात याद है कि कभी मैंने रोटी बनाई नहीं, घर में बहुत प्यार मुझे मिला, बहुत दुलार मिला। एक रात की बात है, मैं वहां पे उनके घर में थी, उनका जो पति था या जो भी था, वो शराब पी के आया। तो शराब पी के आया तो उसने मुझे गाली दी, रोटी बना। तो मैं डर गई, और 14-15 साल के बच्चे को उतनी सुंदर गोल रोटियां बनाना नहीं आता, कभी किया ही नहीं है ना। तो मैं कोशिश कर रही थी, तो रोटी जल गई मुझसे, और उसी वक्त उसने तवा उठा के मेरे सर में मारा, और खूनी खून बहने लगा। उस दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा कि कुछ और काम मिलेगा, ऐसे तो यहाँ गुजारा नहीं हो सकता। मैं वहां से भाग गई। मेरी फ्रेंड ने मुझे, दिल्ली में पड़पड़गंज है, तो पड़पड़गंज पे रेड लाइट ग्रीन लाइट्स है, जहाँ पे सिग्नल्स पे, वहां पे मैंने भीख मांगना शुरू किया। मैं वहां पे खड़े होकर भीख मांगा करती थी। पहले बहुत असहज था, और आप ये समझिए सर, एकदम में सब कुछ चला गया मेरे जीवन से उत्कर्ष। मेरी 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 आपने कहा ना कि माँ, क्योंकि माँ जो अकेली जब मैं रही, वो अकेलापन मुझे इतना खाने लगा, मुझे इतना तोड़ने लगा कि उनकी याद मुझे बहुत आती थी। वो सर पे हाथ फेरना, वो रात को प्यार से दूध भरा गिलास देना,
वो खाना देना। बीच में कभी कभी ये नहीं लगा कि वो जो डेरे में मार हो रही है, वो 4-4 बजे तक पैर दबाने पड़ रहे हैं, कि बेहतर होता घर वापस जाऊं? सोचा, बहुत सोचा और एक कोशिश भी करी, बट हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि जब घर से निकली थी ना उस रात, क्योंकि वहां मेरे साथ तो वो सिचुएशन थी उत्कर सर कि आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ तो कहाँ जाओ। और ये मैं नहीं, ये एंटायर ट्रांसजेंडर समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनके साथ ही होता है। तो फिर मैं पड़पड़गंज पे मांगने लगी। बहुत मतलब मैं आज बताना चाहती हूँ कि अम, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि जहां मुझे मेरा जिस्म बेचना पड़ा, जहां पे जब मैं रेड लाइट्स में मांगती थी तो और जो लोग वहां पे होते थे ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति, वो मुझे मांगने नहीं देते थे, वो अपना आधिपत्य जमाते थे। एरिया। एरिया, हाँ, कि तू कैसे आ गई यहाँ पे। तो मैं, चूंकि भूख लगती थी, पेट में भूख थी, लगती थी, खाने की जरूरत थी, तो मैं वो घिनौना काम भी करती थी। उससे मुझे 100-50 रुपए मिल जाते थे, पर मैं उसमें कभी कंफर्टेबल नहीं थी। उसके बाद अ, मतलब अच्छा खाना, तो हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक बड़ी परेशानी होती है, हमें सपने देखने का भी हक नहीं है। यानी अगर हमको सपना देखना चाहते हैं ना, वो सपना भी हमसे छुड़ा लिया जाता है, वो सपना भी हमसे तोड़ लिया जाता है, उस सपने को भी हमसे छुड़ा लेते हैं। मैंने मतलब मैंने लोगों का वो फेंका हुआ खाना खाया है। मैंने लोगों, जो लोग कूड़ेदान में अपना खाना फेंक देते हैं, वो झूठा कूड़ेदान से मैंने भूख में खाना खाया। मुझे आज भी याद है, पड़पड़गंज में एक मिठाई वाले की दुकान है, आज भी है, श्री राम पूड़ी वाला। उनकी एक ब्रांच यहाँ पे भी है आगरा में, और उनकी कुछ बाहर दिल्ली में भी ब्रांच है। तो वहां पे जो दोने के अंदर जो लोग जलेबी छोड़ देते थे, वो फेंक देते थे, और मैं वहां खड़ी रहती थी और वो झूठी जलेबी उठा के, वो टुकड़ा इतना सा जो छोटा टुकड़ा था, उसको उठा के मैं खा लेती थी। और हर रोज मतलब कहते हैं ना कि भूख क्या होती है, वो तकलीफ क्या होती है, वो मतलब कहते हैं ना कि क्या मतलब कहूँ मैं कि सर्वाइवल। बहुत मतलब बहुत बहुत मतलब बस खुद को जिंदा रखा जा रहा है। बस हर रोज मतलब लाइक लिटरली वो इतना इतना पेनफुल था ना कि मैं आज भी सिरह जाती हूँ, मैं आज भी घबरा जाती हूँ कि मत लोग अपने घरों का वो झूठा खाना जिसमें डॉग खा रहे हैं, वहां से निकाल के मैं खाती थी, और कोई कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि एक ह्यूमन के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, आपको जानवरों के बराबर या शायद उनसे भी नीचे कोई ट्रीट करे, आपको जो समझा जिसने पहली बार, फिर वो आपको जिस डेरे में ले जाए, वहां पर भी जिंदगी में कुछ है नहीं, इसके बाद क्या दो तरीके के थॉट एक साथ नहीं चलते कि मैं जिस एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही हूँ वो ज्यादा जरूरी है, या एक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई, एक आप अंदर से जो महसूस कर रही हैं वो पाने की लड़ाई, एक उस सम्मान की लड़ाई भी तो होगी कि मेरी एक रोटी एक थाली पर, एक सब्जी एक दाल के साथ हो। तो इन दो लड़ाइयों में फिर क्यों आपने यही चुना कि नहीं, इस एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ना है? वो बिलीव कैसे कायम रहा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो हर दिन जो लड़ना होता था, वो बिलीव कैसे कायम रहा? वो बिलीव, मुझे कहते हैं कि वो बिलीव कहीं ना कहीं सर, इसके लिए मैं अपने अपने जीन्स को, अपने जेनेटिक्स को कहना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि मेरे खून में, मेरे जीन्स में, मेरी नस्ल में वो आग, लड़ना। वो था, क्योंकि किस्मत से मैं गर्व करती हूँ कि मैं वहां से आती हूँ जहां से चंद्रशेखर आजाद आते हैं। मुझे मुझे इस बात का गर्व है। मैं गर्व करती हूँ, मैं वहां से आती हूँ, मैं उस परिवार से आती हूँ जहां से रानी लक्ष्मीबाई आती है। मैं उस कुल में से आती हूँ, उस परिवार में मैंने जन्म लिया जहां से तात्या टोपे, नाना साहब, और न जाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे न जाने असंख्य लोग निकले हैं। तो मुझे लगता है वो कहीं जीन्स ना में कहीं वो उसने मुझे बनाया इतना मुखर। वो देविका जो खाने के टुकड़े को, जूठन को बटोर रही हैं, सिर्फ वो देविका जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती हैं, लिखती हैं, वो देविका जो कई सारे साहित्यिक और कला के मंचों पर अपनी कथक की प्रस्तुति देती हैं, वो देविका जो अपने समुदाय के बारे में बेखौफ बेफिक्र होकर पुरजोर तरीके से, और जिस तरीके से हमको आपकी कहानी पता चली, उस कहानी को कहती हैं। और जो मैंने सबसे पहली लाइन कही थी कि अपने समाज के संघर्षों की लड़ाई लड़ती हैं,
वो पूरा कर्व जो जन्म के बाद से लगातार नीचे जाता दिख रहा है कि परिवार नहीं मान रहा, आसपास के लोग नहीं मान रहे, समाज नहीं मान रहा, जिनके बीच गए वो नहीं मान रहे, इस पूरे नीचे से इस उठान की ओर आप कैसे बढ़ी, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से आया। क्या हुआ कि जब मैं वहाँ भीख मांगा करती थी तो वहाँ पे क्रिश्चियंस फादर सिस्टर्स का एक स्कूल हुआ करता था, फ्लोरेंस स्कूल करके, और उसमें वो लोग सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ाते थे। ट्यूशन क्या पढ़ाते थे, वो खाना दे देते थे। तो रात को पढ़ाते थे तो भूख मुझे बहुत लगती थी, क्योंकि बड़े 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 बड़ी लग्जरी लाइफ में सर में रही हूँ। अब ये समझिए, जो मांगा वो मम्मी वेल बीइंग लाती फैमिली थी। से। जो मांगा सो दिया। अगर ये कहा कि रात को 2 बजे गुलाब जामुन खाना है तो वो 2 बजे आएगा। अगर कहा कि ये कपड़ा जिस दुकान पे देख लिया कि ये पहनना है तो वो आएगा। रुकता नहीं था। सडन सब कुछ गायब हो गया, सब खत्म हो गया। तो वहां पे अच्छा खाना मिल जाता था तो मैं वहां पढ़ने जाती थी। वो पढ़ाते थे, उसके बाद वो दाल चावल ही रखते थे। रात का वक्त था, कभी कभी रोटियां भी होती थी। तो वो मैं अच्छा खाना पेट भर के रात को भीख मांगने के बाद मिल जाता था। तो इस तरीके से वहां से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने कहा कि आप 10वीं कर लीजिए। उन्होंने मेरा दाखिला दिल्ली में कराया, पर मैं उस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो पाई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा फादर आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे, मैं जहाँ स्कूल से पढ़ी हूँ मेरे धौलपुर से, मेरा उसी स्कूल में दाखिला करा दीजिए और मुझे प्राइवेट करवा दीजिए, ओपन एग्जामिनेशन। तो उन्होंने वहां बात की और उन्होंने धौलपुर पब्लिक स्कूल जो है उसमें मेरा 10वीं में दाखिला कराया। और गजब की बात देखिए, मैं अपने मनचाहे शरीर में जो उस वक्त था उससे मैं एग्जाम देने गई। और उस जमाने में तो ट्रांसजेंडर लोगों की बात तक कोई नहीं करता था, कोई अधिकार नहीं था, कोई नालसा जजमेंट मेरा नहीं एक था। छोटा सा सवाल है जो मेरी क्यूरियोसिटी है, देवेंद्र देविका कब बने? क्या वो 10th की मार्कशीट में आपका नाम क्या है? 10 की मार्कशीट में नाम आज भी देवेंद्र है। तो तब भी वो नाम वही चल रहा क्योंकि था? क्योंकि उस समय तो कोई अधिकार नहीं था नहीं, ना। मैं इसलिए जानना चाहता था क्योंकि स्ट्रगल तो आपने कर लिया, वो आपने शुरू कर दिया था, वो पहचान आपको मिल गई थी, पर वो नाम नहीं आया था। नहीं, वो नाम नहीं है। वो उसका नाम- कारण ये था कि हम लोगों को, हम है ही कितने पुराने। आज भी मैं 10 साल की लड़की हूँ उत्कर्ष सर। मैं अपने आप को 10 साल की लड़की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2014 में नालसा जजमेंट आया। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्हें, हम लोगों को भी तृतीय लिंग के जो थर्ड जेंडर उभय लिंगी की उपमा दी गई, ये सर्वोच्च न्यायालय ने दी। तो अगर मैं अपनी खुद की पहचान करूं, मेरी 12 उम्र साल पुरानी 34 पहचान साल है। हाँ, तो मेरी 12 साल पर, यानी मैं अभी वही 12 साल की लड़की हूँ। उस समय तो मेरी पहचान ही नहीं पता थी ना कि मैं क्या हूँ। ठीक है, वो छूट जाएगा। फिर आपने एग्जाम दिया। हाँ, फिर मैंने 10th किया, बहुत अच्छे परसेंटेज आए, 76% के साथ 10th किया। फिर उसी दौरान मैं HIV प्रचार करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आई, जो एनजीओज HIV पे काम करते थे, अवेयरनेस पे, और जो TI प्रोजेक्ट टारगेट इंटरवेंशन चलाते थे, उनके परिचय में मैं आई, जो TI स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करते थे। वहां से मेरी यात्रा एनजीओ सेक्टर में शुरू हो गई। ये धौलपुर में या दिल्ली में? दिल्ली में। धौलपुर में नहीं था, दिल्ली बस में। एग्जाम आपने वहां? हाँ हाँ। ठीक। वहां से मैंने एनजीओ सेक्टर्स में काम करना शुरू कर दिया। मैं वहां पे पहले काउंसलर बनी। काउंसलर क्या, पहले तब आपकी क्या उम्र आउटरीच हुई वर्क। होगी जब? तब मेरी उम्र 17 साल थी। मतलब करीब 3 साल आपका वो संघर्ष चला। 3 साल बहुत, वो संघर्ष नहीं था, वो खुद को कैसे जिंदा रख लिया वो था। सर्वाइवल चला। हाँ, वो खुद को कैसे जिंदा रख लिया। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उस दौरान कैसे मैं जिंदा रही, क्योंकि आप सोचिए, जिस 10 बाई 12 के कमरे में मैं वहां रहती थी, वहां पे गेट भी नहीं था। पूरी रात मैं ऐसे डरी सहमी ठंड में बैठी रहती थी। बारिश में वो पूरा टूट के नीचे गिर जाता था और मैं डरी सहमी बैठी रहती थी, क्योंकि रात भर ये डर लगता था कि कोई अंदर ना आ जाए, कोई मुझे कुछ मार ना दे। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना सर उत्कर्ष जी, तो उस दौरान क्या होता है कि एक अनचाहा डर आपको सताता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ अब्यूज ना हो जाए, कहीं मेरे साथ अब्यूज ना हो जाए, कहीं मेरे साथ किसी भी तरीके से वो चीज ना हो जाए जो चीज मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खुद एक अब्यूज का शिकार थी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, बचपन में जब मैं थी तो 2 बारी मेरे साथ मेरी अस्मिता को मेरे साथ यौन अपराध किया गया, यौन दुराचार किया, और वो लगभग एक रेप के जैसा था। और वो दोषी कोई नहीं, वो मेरा परिवार का ही जन था।
और मुझे बहुत बुरी तरीके से मेरी आत्मा को कचोटा, मेरे मन को कचोटा, और मेरी आत्मा को कचोटने के बाद, मुझे रोंदने के बाद जब मैंने कहा, तो उसने मुझे डराया और धमकाया, कहा कि अगर ये बात तुमने अपने माता पिता को कही तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। पिता तो थे ही नहीं, एक इकलौती माँ थी। अगर वो भी सहारा मेरा नहीं रहता, मैं कहाँ जाती। तो मैं डर के अपराध सहती रही, डर के मैं दबी कुचली रहती रही, दबे डर के मैं परेशान होती रही, मैं तड़पती रही, डर के मैं घबराती रही, और मैं मजबूती से घबराती रही। पर मैंने कहा एक ना एक दिन मैं जरूर आवाज तेज करूंगी, और आवाज तेज हुई, अब हुई शायद। पर मैं वही काश, जानना चाहता था, जब आप वो काम करने लगी, लोगों से मिलने लगी इस आइडेंटिटी के बाद, फिर भी वो आवाज कब तेज हुई? वो आवाज उसी समय तेज होना शुरू हो गई जब मैं 17 वर्ष की थी, जब मैंने एनजीओ सेक्टर, क्योंकि मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट जो मैं बनी हूँ, वो अगर मैं एक्सेप्टेंस वहां से मिल गई थी। वो सामुदायिक कार्यकर्ता जो मैं बनी, अगर मैं उस एनजीओ सेक्टर से ना जुड़ती, वो विजन नहीं आता कि मुझे समाज के लिए, इन बेजुबान जानवरों के लिए, समाज में जो भी वंचित है, चाहे वो दलित हो, जनजातीय लोग हो, तेजाब पीड़िता महिलाएं हो, देह व्यापार में लिप्त व्यक्ति हो, ट्रांसजेंडर समुदाय हो, बेजुबान पशु हो, हर कोई मुझे अपना लगता है, हर कोई मुझे प्यारा लगता है, जो समाज में दबा कुचला है, जिसकी कोई नहीं सुनने वाला है। मुझे लगता है उसकी मुझे सुननी है, एंड स्टिल आई एम लिसनिंग। और आज मैं अपने आपके परिचय में मैंने जानबूझकर शुरू में ये नहीं कहा, क्योंकि बहुत देर परिचय फिर चलता, कि खुद को एक आर्टिस्ट, एक नृत्यांगना, एक एजुकेशनिस्ट, क्योंकि अभी भी पढ़ाई पर आप इन्वॉल्व हैं, एक साहित्यकार, लेखिका, साहित्यकार, लेखिका, पशु प्रेमी, राइट्स की एक्टिविस्ट, किस रूप में सबसे ज्यादा, अगर बोलो एक चुनना, तो वो एक क्या होगा? इन सभी रूपों में अगर अगर आप मुझसे पूछें, और भी जो मैं नहीं बोल पाया हाँ, उन रूपों में भी। मुझे लगता है उन सभी रूपों में मैं एक माँ हूँ, और वो माँ है उन बेजुबान जानवरों के लिए। मतलब मैं सबसे पहले मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, पर मैं माँ बनी हूँ उन बेजुबान जानवरों के लिए, उन पक्षियों के लिए, उन पशुओं के लिए, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते। आपने कहा कि आप अपने आप को एक माँ के तौर पर देखना चाहती हैं, अपनी शरीर की माँ से अभी बात होती है? हाँ, मैं अभी उनके संपर्क में हूँ, पर जब भी बात होती है तो गालियों से भरी होती है। तुमने खानदान का नाम बदनाम कर दिया, आज अभी ही बात फोन हुई थी। आता है, आप करती हैं? मैं करती हूँ, वहां आता से नहीं। फोन नहीं आता। वहां से कभी कभार फोन आएगा जिंदगी में, तो सिर्फ गालियां बकने के लिए, जब मेरे भाई से या मेरी किसी से उनका मन में उनका मन अच्छा नहीं है, या वो कहीं से परेशान है, तो वो मुझे फोन करके मुझे ढेरों गालियां दे देगी। तुमने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी बन जाओगे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको बचपन में ही मार देती, कोख में ही मार देती। और हमेशा वो यही कहती है मुझे। अब मुझे पता है वो मुझसे प्यार बहुत करती है, और वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी होती है, वो कहीं ना कहीं खुश होती है जब वो देखती है कि मैं साहित्य के उन मंचों पे बैठी हूँ, मेरी लेखनी में, मेरी कलम की ताकत में वो आवाज है। आपको जान के खुशी होगी कि भारत के प्रतिष्ठित साहित्य महोत्सवों की मैं साक्षी बनी। जब आप कथक सीखने गई, घरानों की एक परंपरा होती है, और मैं जानबूझकर ये सवाल बिल्कुल बीच में डाला, कई लोग एक साथ होते हैं, एक घराने में एक गुरु शिष्य परंपराएं होती हैं और कई शिष्य होते हैं। गुरु ने अपना शिष्य पहचान लिया, उन्होंने आपको बोला, आपको उनमें ईश्वर दिखा, वो मिल गया, क्या साथियों ने माना? नहीं, आज भी नहीं, और आज भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता देती हूँ। जैसे ये मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं भारत के उन प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समारोह में रही कि एक कलाकार 50 वर्ष की आयु में भी वहां नहीं पहुंचता, जिनमें मुख्यतः खजुराहो नृत्य समारोह, मोधेरा नृत्य समारोह, हम्पी महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, और न जाने कितने ऐसे महोत्सव हैं जिन महोत्सवों की मैं साक्षी बनी। मतलब मैं भारत के इतिहास की पहली ट्रांसजेंडर महिला कलाकार हूँ जो उसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रस्तुति खजुराहो नृत्य समारोह में दी, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य साधकों और साधिकाओं के लिए स्वप्न की जैसा है, और उसमें मुझे अवसर मिला। अंतिम 3 चीजें जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें से एक चीज, हो सकता है आप इस पर बात ना करना चाहें, हो सकता है इस पर आपने कभी बात ना की, और हो सकता है आपने बात की हो। जी। 34 साल की आपकी उम्र है। इस उम्र तक हम सब अपने जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ावों से, संघर्ष आपके जितना नहीं हो सकता लेकिन होकर गुजरते हैं। उन ढेर सारे भावों में से एक भाव होता है प्रेम का। जब खुद को पहचाना कि मैं क्या हूं, स्वाभाविक रूप से उसके अपोजिट कहीं किसी से कोई प्रेम
हो पाया या वो पूरा संघर्ष में वो दौर चला गया, उस समय चला गया? नहीं, नहीं, बहुत रहा। मतलब मैं बहुत एक प्राइवेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आप नहीं, चाहें मैं तो। ज़रूर इसका उत्तर दूँगी क्योंकि चाहे लैंगिकता कुछ भी हो, मन कुछ भी हो, पर भाव तो वही छोटी-सी कम से एक छोटी-सी किशोरी जैसे है ना। एक युवती जो प्रौढ़ावस्था में जा रही है, जो जिसकी उम्र हार्डली मतलब 16 साल की है, उमंगे-तरंगे हैं, चाहत है, ज़िंदगी में कुछ मतलब मन है कि कोई मेरा भी हाथ पकड़े, कोई मुझसे भी कुछ कहे, कोई मेरा दिल का हाल जाने, कोई मुझे अपने फिर साथ ऐसा कोई मिल बिठाए। पाया? यही मैं बताना चाहती हूँ, कोई मुझे समझे। और शायद इसी कश्मकश में हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति रहते हैं और गलत लोगों के चंगुल में फँस जाते हैं। मैं 11 साल एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रही, एक संबंध में रही और वो संबंध एक तरफ़ा था। बस उसको खुश रखने के लिए, उस अपने आप को थोड़ी-सी खुशी देने के लिए। प्यार आप ही को था? वो वहाँ से तो कुछ भी नहीं था नहीं, ना। मेरा प्यार आप ही को था। सब प्यार मुझे था और जितना शोषण वो मेरा कर सकता था, मुझे आज भी याद है, उसके 1 मिनट के कॉल के लिए मैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इंतज़ार करती थी और ऐसे बार-बार फ़ोन में देखती थी। तब छोटा-सा नोकिया 1100 था मेरे पास और ₹10 का रिचार्ज करती थी कि मिस्ड कॉल ही आ जाए उसका। तो 11 साल रही और एक रात की बात रहा, उसने मुझसे कहा कि सुनो। अ, मैंने कहा हाँ, बताओ। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा मजाक कर रहे हो? मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? कि हाँ, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और शायद मैं तुमसे फिर ना मिलूं। मैं रोई नहीं, मैं मर चुकी थी उस वक्त, बट आंसू नहीं निकले। मुझे नहीं पता, मैं स्तब्ध हो गई, मैं साइलेंट हो गई और साइलेंट होने के बाद 2 दिन तक मैं सोई नहीं कि इसने क्या कह दिया। यानी मुझसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया, पिता का साया छीन लिया, घर छीन लिया, परिवार छीन लिया, मेरा खुद का शरीर मुझसे छीन लिया जो मैं पैदा हुई थी और एक सहारा देने ये भी आया, ये भी छीन गया। पर उस वक्त मैंने कसम खाई कि शायद मेरा जीवन एकाकी जीवन है और मुझे खुद के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए जीना है। लीड्स टू माय सेकंड, इसके बाद वाले सवाल की तरफ मैं यही आना चाह रहा था कि अब पहचान हो गई, मंचों पर लगातार आप जा रही हैं, वो कॉन्फिडेंस है, अब वो संघर्ष नहीं है खुद के स्पेस बनाने का। हाँ जी। खुद का स्पेस तो है, अब किस चीज का संघर्ष है जीवन में? आगे का उद्देश्य एक पशु पक्षियों के लिए वो बात आई है, लेकिन उसके अलावा और क्या है जो अब पाना है? अब 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला, जो जैसे समाज में हर एक व्यक्ति की जगह है, जैसे है हर एक इंसान के लिए जगह है, दलितों के लिए अधिकार है, जनजातियों के लिए अधिकार है, हम ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अब अधिकार आ गए। पर जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, जो नदियाँ हैं, जो हमारी धरोहर है, जो बेज़ुबान पक्षी हैं, जो आर्टिकल नंबर 51 हमें कहता है कि हमें प्रत्येक नागरिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आस-पास के वातावरण की, अपने आस-पास के नेचुरल रिसोर्सेज़ की, अपने आस-पास के लोगों की, अपने आसपास के जीव जंतुओं की रक्षा करें। तो अब मैंने सोचा है कि अपना पूरा जीवन इस प्रकृति को समर्पित कर देना है। इन नेचुरल मैं गोमती रिवर, गोमती नदी के को पूरा जीवन दान देने के लिए मैं काम करना चाह रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ उन बेजुबान पशुओं के लिए, उस क्रूरता के लिए कि सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए असह्य बेजुबान जानवरों को हिंसा काट दिया जाता है। मैं लड़ना चाहती हूँ उस बलि प्रथा के लिए कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक बेजुबान जानवर को मुंह के दांतों से फाड़ दिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहां ये लिखा हो कि किसी पशु की बलि दे के देवता खुश होते हैं। मुझे लगता है कि कई बार किसी बातचीत को वहां रोक देना चाहिए जहां से वो दो तरफ जा रही हो, एक इसके आगे और क्या, और या उसमें बहुत प्रेरक बात आ गई, और उसी अवसर का मैं इस वक्त लाभ ले रहा हूँ क्योंकि जो कहानियां अनसुनी रह गई हैं उन कहानियों को हम फिर कहेंगे, और पॉडकास्ट की पूरी कोशिश ही यही है कि हम कहानियों को लेकर आए, एक संघर्ष। और जहां आपने शुरू में सुना होगा कि देविका जी बोलते बोलते चुप होती हैं और शब्द ढूंढती हैं, से ये जो अभी तेज आया था ना, एक एक्सटेम्पोर आया था कि अब जो हासिल किया है
वो यहाँ बदल कर दिखाना है। ये कहानियां होती हैं बदलावों की। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम इस तरीके की और बदलावों की कहानी लेकर आएंगे। लेकिन देविका जी, आपने जो अपना वक्त दिया और जो पूरी कहानी बताई, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इंटरव्यू नहीं होते, हम बस बात करना चाह रहे थे। मुझे लगता है बहुतों को इंस्पिरेशन मिली होगी, और उससे बड़ी बात, जो बहुत जूझ रहे होंगे शायद उनको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो उस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी किसी और रूप से आपसे जुड़ें, ये उम्मीद रहेगी। तमाम दर्शक अपनी राय और आपको जो कुछ भी इस पूरे पॉडकास्ट को, इस बातचीत को देखकर लगा हो, वो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।